हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित और हम हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। तो बच्चे, पिछली क्लास में मैंने इसका थोड़ा बेसिक बता दिया था। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि कैसे हम इन एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो बच्चे, हम पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें कि हमने रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ बनाना हमने एक्सरसाइज 3.1 में सीख लिया था। उसके बाद जो ग्राफ है थे वो 3 प्रकार से बने थे अपने बच्चे। किस प्रकार से? नंबर 1 प्रतिच्छेदी, जिसमें दोनों लाइनें यानी कि दोनों रेखाओं का युग्म जो है था, समीकरणों के ग्राफों का युग्म जो है था वो कट कर रहा था एक दूसरे को। नंबर 2 समांतर, यानी कि कट नहीं कर रही थी। नंबर 3 संपाती, जिसमें दोनों रेखाएं जो है एक के ऊपर एक है थी। अब इनकी क्या कंडीशन थी बच्चे? मान लें अपने पास दो चर वाले समीकरण ये है, पहली या और दूसरी या युग्म में होगी हमेशा। a1x b1y प्लस c1 समीकरण नंबर 1, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों रेखाओं में हम कैसे बिना ग्राफ खींचे उनको पता लगाए कि मेरी रेखाएं संपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेदी है। तो इनके लिए कंडीशन थी अपने पास बच्चे, अगर मैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इनका अनुपात निकालो और ये बराबर नहीं आए, a1 कहाँ है, ये रहा, a2 ये रहा, b1 और b2 इनका अनुपात अगर बराबर नहीं आएगा तो मेरी रेखाएं होंगी अपनी प्रतिच्छेदी। और अगर इन दोनों का अनुपात सेम आ गया और तीसरा अनुपात जो C1 C2 के साथ बनेगा वो नहीं बराबर आया तो ये आएंगी समांतर में, और अगर तीनों अनुपात बराबर है तो किस में आएंगी? संपाती में। अब बच्चे देखो, ये एक दूसरे को काटेगी तो इनका कोई ना कोई, जहाँ भी जिस बिंदु पर काटेगी वो एक हल होगा। इसका मतलब इनका एक निश्चित हल होता है। ये कहीं नहीं काटती, इसका मतलब इनका कोई हल नहीं होता, और इनको लिख देंगे हम कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। और संपाती रेखाएं ये एक दूसरे के ऊपर ही होती है, यानी कि ये क्या पता कितनी टाइम आपस में एक दूसरे को काटेगी, तो इनके अनेक हल होंगे। तो अपने पास जो काम किए हुए प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो आज बच्चे हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो इसको रब कर देता हूँ मैं, बढ़ते हैं। इन कंडीशन को आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। ठीक है बच्चे, तो आशा करता हूँ कि आपके सामने बुक रखी होगी, आप ऐसे नहीं बैठे होंगे। नहीं रखी है तो आप बुक उठाइए, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है और मस्ती से पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन को नोट भी करते जाएंगे साथ ही साथ। और आपके सामने जो स्क्रीन पर आ रहा है प्रश्न नंबर 1, जिसमें है लिखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चे, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, इन प्रश्नों का सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है समीकरण बनाना। अगर आपने समीकरण बना लिया तो समझ लो आपका 50% क्वेश्चन तो बन गया। तो बच्चे देखो, प्रश्न में क्या बोला इसने कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियां जो है लड़कों से 4 अधिक है। और कुल कितने हैं बच्चे? कुल 10 ही है। 10वीं कक्षा में 10 विद्यार्थी है और लड़की जो है लड़कों से 4 अधिक है। तो बताना है कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी है। अच्छा, हम पढ़ क्या रहे बच्चे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम हमेशा इस वाले चैप्टर में इनको दो चर में ही समीकरण बनाएंगे, वरना इस क्वेश्चन को मैं एक चर में बना सकता हूँ, लेकिन वो बनाएंगे हम आगे। इस चैप्टर में तो सिर्फ हम एक ही दो समीकरण बनाएंगे अलग अलग चरों में। तो मान लेते हैं बच्चे, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का, माना लड़कों की संख्या, उसको मान लेते हैं अपने पास क्लास में x लड़के हैं, और इसी प्रकार लड़कियों की संख्या बच्चे मान लो कितनी है? y। तो दो चर हो गए अपने पास, एक x और एक y। तो फर्स्ट कंडीशन जो लगेगी उसके हिसाब से क्लास में कुल कितने बच्चे हैं बच्चे? 10 बच्चे हैं। तो प्रथम शर्त के अनुसार हम यहाँ लिख देंगे बच्चे, प्रथम शर्तानुसार लड़के अपने कितने हैं? x जो हमने मान लिए, और लड़कियां y, और दोनों को मिला के टोटल कितने हैं क्लास में? 10। तो एक समीकरण होगी ये, जो कि दो चर में होगी x और y में। अब सेकंड कंडीशन क्या है बच्चे? देखो उसको ध्यान से पढ़ो। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि लड़कियां जो है वे लड़कों से 4 अधिक है। अब बच्चे द्वितीय शर्त, मैंने बताया जिसने इक्वेशन बना ली समझो उसका क्वेश्चन 50% पूरा हो गया। मैन ऐसे प्रश्नों में इक्वेशन बनाना ही है,
तो देखो बच्चे लड़कियों की संख्या ज़्यादा है किससे, लड़कों से, यानी कि कुल मिला के अगर मैं लड़कियों की संख्या में से लड़के घटा दूँ तो कितने ज़्यादा है बच्चे, 4। अच्छा, इसको मैं दूसरे तरीके से पढ़ सकता हूँ बच्चे, क्या, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितने ज़्यादा है, 4। लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी ज़्यादा होगी, 4। ये दोनों बस शब्दों का हेर फेर है, लेकिन इक्वेशन एक ही है। देखो उसको इधर ले आओ, कहीं का आ जाएगा माइनस का। दोनों का समीकरण काम एक ही है, बस शब्दों का हेर फेर है। ठीक है बच्चे, यानी कि y माइनस एक्स बराबर 4, या ऐसे बोल लो कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 अधिक है। या अगर हम पढ़ना चाहे कि लड़कियों में तो अगर लड़के घटा दे तो कितने आने, 4, क्योंकि वे 4 ज़्यादा है। ठीक है बच्चे, अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण तो बना दी, लेकिन इनका क्या करना है बच्चे। तो बच्चे मैंने पिछली क्लास में आपको 2 चर वाले की समीकरण युग्म का ग्राफ कैसे बनाते हैं ये सिखा दिया था। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी देखिए और आपको अच्छी तरह से ग्राफ बनाना आ जाएगा। आप इसको भी देख सकते हैं, इसमें भी हम ग्राफ बनाएंगे ही। चलो तो देखते हैं बच्चे कैसे बनाते हैं हम ग्राफ बनाने के लिए बच्चे हम जो समीकरण होती है उनके 2 बिंदु देखते हैं और उनको निर्देशित करते हैं और उन दोनों को मिला देते हैं, और सबसे सरल बिंदु हम ढूंढते हैं बच्चे। सबसे सरल बिंदु क्या होते हैं बच्चे, मैंने बताया था आपको, एक समीकरण में सबसे एक बार x का मान 0 कर दो, एक बार y का मान 0 कर दो, तो उसके जो बिंदु आएंगे, 2 बिंदु मिल जाएंगे हमको, उनको निर्देशित करके उन दोनों को मिला दो तो वो समीकरण का ग्राफ बन जाएगा। तो पहले मैं समीकरण 1 का बनाऊंगा बच्चे। समीकरण 1 में देखो यहाँ पर x का मान मैं 0 रख दूंगा। अगर मैंने x का मान 0 रख दिया तो देखो बच्चे ये 0 हो गया, और y बराबर कितना बचा, सिर्फ 10। तो y का मान इस टाइम पे कितना आएगा, 10। और एक बार y का मान 0 रख दो, अगर y का मान 0 रख दिया तो x का मान कितना आएगा बच्चे, 10। तो अपने पास 2 बिंदु हो गए जो समीकरण नंबर 1 के आएंगे। एक तो पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का 0,10, और b बिंदु हो गया 10,0। ये समीकरण नंबर 1 से आए बच्चे। इसी प्रकार में समीकरण नंबर, तो दूसरे समीकरण के लिए भी बनाते हैं बच्चे। दूसरे समीकरण के हम 2 बिंदु ढूंढेंगे, उनको निर्देशित करेंगे और उनका ग्राफ बन जाएगा। तो सबसे सरल बिंदु होते हैं बच्चे, एक बार x का मान 0 रख दो। समीकरण नंबर 2 ये रही अपने पास, इसमें x का मान अगर मैं 0 रख दूंगा, देखो बच्चे ये 0 हो गया, तो y बराबर कितना बचेगा, 4। ठीक है बच्चे, अब y का मान 0 रख दो। अगर y का मान 0 रख दिया तो बच्चे माइनस एक्स बराबर बचेगा 4। माइनस एक्स माइनस से पूरी समीकरण में गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस इधर प्लस और इधर आ जाएगा माइनस, तो x का मान इस टाइम पे आएगा -4। अब एक बिंदु हो गया 0,4 और एक बिंदु हो गया -4,0। इसको मान लेता हूँ मैं सी बिंदु बच्चे 0,4, और एक को मान लेता हूँ डी जो होगा -4,0। अब इनको हम ग्राफ में निरूपित करेंगे। आप एक अच्छी सी ग्राफिक बुक लेके उस पर निर्देशित कर सकते हो, लेकिन मैं तो यहीं बनाएंगे थोड़ा। तो ठीक है बच्चे, इन बिंदुओं को हम यहाँ निर्देशित करते हैं ग्राफ में। एक बार ग्राफ बना लेते हैं पहले हल्का सा। मान लो ये अपना ये रहा y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस। ठीक है बच्चे, x डैश y डैश। मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जरूरत है। हाँ जी, अपने को जरूरत है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको थोड़ा बढ़ा लो 9 और 10। इधर मान ले बच्चे -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। मैं आगे नहीं बना रहा हूँ इसको। ठीक है बच्चे, चलो अब देखते हैं बच्चे इसको। तो पहला बिंदु अपने पास है 0,10। ये कहाँ मिलेगा अपने पास, x का मान 0 y का मान 10। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। x का मान 0 यानी कि x पे तो मुझे चलना नहीं, y का मान 10 है वो भी पॉजिटिव, तो यहाँ पहुँच जाएंगे। ये रहा अपना a, जिसके निर्देशांक होंगे बच्चे 0,10। दूसरा बिंदु है इसी रेखा का 10,0। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। x का मान 10 तो पहुँच जाओ यहाँ, वो भी पॉजिटिव है, और y का मान 0 तो ऊपर नीचे जाना नहीं। ये बिंदु रहा b, जिसके निर्देशांक 10,0। इन दोनों को मिला दो तो ये अपना लाइन फर्स्ट का ग्राफ होगा, जिसको मैं लिख देता हूँ समीकरण नंबर 1 का ग्राफ। इसी प्रकार दूसरे समीकरण के जो बिंदु है उनको निर्देशित करो एक बार बच्चे। सी बिंदु जो है 0,4, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। x का मान 0 यानी कि बाएं दाएं तो जाना नहीं। y का मान कितना 4, वो भी प्लस का, तो कहाँ चलेंगे ऊपर। 1 2 3 4, ये रहा अपना सी बिंदु जिसके निर्देशांक है 0,4।
डी बिंदु अपने पास -4,0, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक्स का मान है -4, तो किधर पहुँच जाओ बच्चे, यहाँ। और वाई का मान है 0, यानी कि ऊपर नीचे जाना इसमें भी नहीं। तो -4,0, इन दोनों को मिला दो। तो बच्चे अब इनको मिलाते हुए आगे बढ़ाना फीटी की सहायता से बिल्कुल सीधे, ठीक है। कितना सीधे, तो ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2 का ग्राफ। तो आप ग्राफ में देखोगे बच्चे, अगर एक्यूरेट आप इसको बनाओगे तो मेरे हिसाब से तो ये 7 3 10, हाँ 7 पे और एक्स का मान पहले आएगा, 3,7 पे काटना चाहिए। यानी कि ये बिंदु बिल्कुल आपको, अगर आप एक्यूरेट ग्राफ में खींचोगे, ये 3 के सामने होगा और यहाँ पर कौन सा होगा, 7 के सामने। तो इसका मतलब आप इसको ग्राफ से देखना, ठीक, अगर अच्छी तरीके से बना के, तो ये 3,7 आएगा और ये इसका हल होगा। पहले किसका मान होता है, एक्स का, और ये किसका, वाई का। तो इसका मतलब इन दोनों समीकरण का हल हो गया। एक्स का मान कितना बच्चे, यहाँ लिख लेंगे, एक्स का मान कितना 3 और वाई का मान 7। यानी कि एक्स किसको मान के चले थे हम, लड़कों की संख्या, कितने 3 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है जो वाई माननी थी 7। तो ये पहले पर्सन का हल हो गया बच्चे। ऐसे ही हम आगे बनाएंगे। आगे मैं सभी समीकरणों के ग्राफ नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको मोस्टली ग्राफ भी आप खुद ही बनाओगे। मैं तो मोस्टली आपको जो है समीकरण बनाने सिखा दूंगा। एक बार ग्राफ बनाना आप घर से बनाएंगे मोस्टली सवालों का, ठीक है बच्चे। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लिए या नोट कर लीजिए। तो अगले पर्सन को पढ़ते हैं बच्चे हम। अगला पर्सन पढ़ो एक बार दिन से, जो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट है, जिसमें लिखा है बच्चे 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य जो है 50 रुपये है। देखो 5 पेंसिल है अपने पास और 7 कलम है, उनका मूल्य कितना बता रहा है, 50 रुपये। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें देखो बच्चे 2 कंडीशन दे रखी है और 2 अज्ञात है, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। तो इसको भी मैं 2 चर में ही समीकरण, 2 समीकरण युग्म बनाऊंगा। तो मान लेता है बच्चे, सबसे पहले माना फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है, इसको इधर लिख लो थोड़ा। माना बच्चे एक कलम, पहले कौन सा है, पेंसिल है, तो पेंसिल लिख लेंगे, कोई बात नहीं। एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का प्राइस मान लेते हैं अपने पास बच्चे, क्या मानोगे आप बताओ, x रुपया, ठीक है। और एक कलम का मूल्य क्या मान लोगे बच्चे, y रुपये, ठीक है। अब देखो बच्चे 2 कंडीशन वो हमेशा देगा सवाल में। प्रथम शर्त जो बोल रहा है उसको देखते हो एक बार। प्रथम शर्त अनुसार फर्स्ट कंडीशन जिसको बोलते हैं बच्चे, जिसमें बोल रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। अब बच्चे आप बताओ, एक पेंसिल का मूल्य कितना मानने मुझे, x रुपया, तो 5 पेंसिल का कितना होगा, 5x, कितना होगा 5x। कैसे कैसे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। मान लो मैं आपको बताऊं एक पेंसिल का मूल्य है 2 रुपये, तो 5 का कितना होगा 10 रुपया। हालांकि एक 2 रुपये वाली पेंसिल अब मुश्किल ही चांस है शायद 3 या 4 की आती है, तो छोड़ो, खैर आप समझ में आया। एक पेंसिल का मूल्य अगर 2 रुपये है तो 5 का कितना होगा 10 रुपये, 5 दूनी 10। अब हमने एक पेंसिल का कितना मान रखा x, तो 5 का कितना होगा 5x, कोई दिक्कत। इसी प्रकार वो बोल रहा है कि तथा 7 कलमों का, 7 कलम, एक कलम का कितना y, तो 7 का कितना हो जाएगा 7y। अब इन दोनों का कुल मिला के कितने रुपए दे रखे उसने, 50 रुपये। तो ये बन गई समीकरण नंबर 1। समझ में आया, 5 कलम प्लस 7, 5 पेंसिल प्लस 7 कलम बराबर कितना 50। अब समीकरण नंबर 2 यानी कि दूसरी द्वितीय शर्त अनुसार क्या बोल रहा है बच्चे, पढ़ो एक बार उसको, क्या है। द्वितीय शर्त में बोला है बच्चे कि 7 पेंसिल और 5 कलम। अब 7 पेंसिल, एक पेंसिल का कितना x, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा 7x, और 5 कलम, एक कलम का कितना y, तो 5 का कितना हो जाएगा 5y। कितना बैठ रहा टोटल इस बार 46 रुपये। ये बन गई आपकी समीकरण 2। अब इन दोनों का आपको ग्राफ या विधि से हल करना है। कैसे करोगे, एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0। मैं आपको हल्का सा थोड़ा बिंदु ही निकाल के दे रहा, आप निर्देशित खूब करोगे ग्राफ में और बनाओगे भी खुद, ठीक है। एक तब बना रहा मैं समीकरण नंबर 1 का, एक बार समीकरण नंबर 2 का। यहाँ आपके लिए SW रहेगा।
तो समीकरण नंबर 1 में एक बार x का मान 0 रख दो। अगर x का मान आपने 0 रख दिया तो देखो पूरा डाटा 0 हो गया। 5 गुना 0 0, तो 7y बराबर कितना बचा 50। तो y का मान आ जाएगा वहाँ से 50/7। x का मान 0 रखने पर y का मान आ रहा 50/7। इसको लगभग मान के आप निर्देशित कर सकते हो 7×42 6 पॉइंट और कितना बच गया 8 7 सॉरी 7 7 49 चलाओ ना, और 1 7 7.1 के लगभग इसको आप मान सकते हो। इसी प्रकार इससे यहाँ देखो y का मान कितना रख दो 0, तो ये डाटा पूरा उसमें हो जाएगा 0। अब 5x बराबर 50, तो x का मान आ जाएगा 5 दाम 50। इसी प्रकार यहाँ देखो बच्चे x अपॉन में y, x का मान 0 रखो एक बार। अगर x का मान 0 रख दिया तो ये डाटा 0, y का मान आएगा 46/5। 46/5 इसको कितना मानोगे 5 नम 45 और 5 दूनी 10, 9.2 के लगभग। अब y का मान 0 कर दो, y का मान 0 कर दिया तो ये सब डाटा 0, तो x का मान आएगा 46/7। इसको कितना करोगे 7×42 6.4 और 7×5 6.5 के लगभग। अब इन बिंदुओं को आप निर्देशित कर लेंगे। इस बिंदु को मान लेंगे a, इसको b, इसको c, इसको d, ग्राफ में निर्देशित करेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे में दूसरे को एक दूसरे को काटेंगे। वहीं अपना जो x का मान होगा और y का मान होगा वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं बच्चे अगले प्रश्न की ओर, जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है बच्चे, इसमें बोला है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। बच्चे जो मैंने आपको कल सिखाया तभी या पिछली वीडियो में या फिर आज आते ही शुरुआत में बताया कि इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ यही प्रश्न करने वाले हैं कि हम जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है उनका बिना ग्राफ बनाए ये कैसे बताए कि वे आपस में प्रतिच्छेद कर रही है या नहीं कर रही है या एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, तो वही कंडीशन का यूज करके हमें दो समीकरण देगा, उनको बताना है कि वे आपस में प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है। तो दूसरे सवाल का फर्स्ट पार्ट जिसमें दो समीकरण का युग्म दिया है। पहली समीकरण है 5x माइनस के 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 1। दूसरी वाली में 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर के 0, समीकरण नंबर 2। तो बच्चे यहाँ पर मैं इनकी तुलना कर लूँगा अपनी मानक समीकरणों से। मानक समीकरण क्या होती है अपने पास बच्चे, मानक समीकरण होती है अपने पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर लो एक बार। तुलना करने पर अगर आपने तुलना करी तो पहली समीकरण की पहली वाली से ही करेंगे बच्चे। पहली समीकरण में a1 यानी कि x का गुणांक यहाँ a1 है और वहाँ देखो कितना है बच्चे x का गुणांक 5। कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। b1 जो है y का गुणांक है, लेकिन वहाँ पर अपनी पहली समीकरण में y का गुणांक कितना है -4। c1 जो अपना अचर पद होता है जिसमें xy नहीं होता वो कितना है अपने पास 8, समीकरण नंबर 1 में। इसी प्रकार निकालो समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 ये रही और इसके साथ तुलना कर दो। तो x का गुणांक यहाँ a2 है, यहाँ कितना है बच्चे 7, तो a2 का मान कितना 7। इसी प्रकार b2 का मान बोलो कितना 6, c2 का मान बोलो कितना -9। अब निकाल लेंगे बच्चे हम यहाँ a1/a2। a1 कितना बच्चे बोलो 5 और a2 कितना 7। तो ये डिवाइड नहीं हो रहा अपने सरलतम रूप में है तो 5/7, कोई बात नहीं लिख दो। एक बार b1 b2 निकालो। b1 कितना -4 और b2 6, ये कट सकता है तो काट दो इसको अपने न्यूनतम रूप में। 2 से कट जाएगा 2 बार और ये 3 बार, तो ये आ गया -2/3। अब c1/c2 निकालो। c1 कितना 8 और c2 कितना -9, ये कट रहा है नहीं कट रहा है। तो बच्चों अब देखते हैं इनकी तुलना कर लेते हैं एक बार, कौन इक्वल है कौन नहीं है। a1/a2 ये रहा b1/b2।
तो ये बताओ, ये 5/7 है, माइनस के 2/3 है, ये इक्वल है? नहीं है, तो यहाँ रोक देंगे इसको। तो यानी कि दोनों तो मान इक्वल नहीं है। अब रहा C1/C2 जो कि है माइनस के 8/9, वो भी इन दोनों के आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है बच्चे, तो इसको भी काट देंगे। अब बताओ कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है, कौन सी? तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है। तीनों में से इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये दोनों कैसी रेखाओं का युग्म है। कैसी का याद है आपको? प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी ये बच्चे, यानी कि एक दूसरे को कट कर रही होगी पक्का। अगर आप इनका ग्राफ बनाओगे तो एक दूसरे को कट जरूर करेगी और उनका एक जो कट करेगी वो एक हल होगा। ठीक है, हल अपने को इस सवाल में नहीं निकालना, अपने को सिर्फ ये बताना था कि ये युग्म जो है वो किस टाइप का है, प्रतिच्छेदी, समांतर या संपाती। तो समझ में आया बच्चे? हमने देखो उन कंडीशन को फॉलो करके बता दिया कि ये रेखा आपस में क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है बच्चे, तो आप इसको नोट कर लो एक बार। या बच्चे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ गया है। दूसरे पार्ट का, सेकंड सवाल का दूसरा पार्ट। 9x प्लस के 3y प्लस के 12 बराबर 0, 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0। ये बिल्कुल आसान सा है आपके लिए, SW रहेगा। यदि आपसे नहीं होता तो आप कमेंट करिए, मैं आपको इसके लिए सॉल्यूशन दे दूंगा। और हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे बच्चे, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो होने नहीं, वरना वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट करते हैं अब, सॉरी थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में देख लेते हैं एक बार कौन सी कंडीशन इसमें फॉलो करेगी। ठीक है बच्चे, तो देखते हैं एक बार इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बच्चे इक्वेशन दी है। पहली इक्वेशन 6x माइनस के 3y प्लस के 10 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 दी है बच्चे 2x माइनस के y प्लस के 9 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। थोड़ा इसको जल्दी खींचेंगे तो इसे कंपेयर करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम। a1x प्लस b1y प्लस c1 0 प्लस c2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे दोनों समीकरणों की, इसकी पहली वाली समीकरण से, इसकी दूसरी वाली समीकरण से। तो a1 बोलो बच्चे कितना है इस बार 6, b1 बोलो -3, c1 बोलो प्लस के 10, और a2 बोलो बच्चे 2, b2 यहाँ पर कितना है बता सकता है कोई? -1। ठीक है, देख लो आप भी, -1, c2 प्लस का 9। अब a1 अपॉन a2 निकाल लो बच्चे। a1 अपना 6 रहा और a2 कितना रहा 2, तो ये डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 3। अपॉन में नीचे भी कटा है, एक बार उसको लिख लो थोड़ी देर के लिए आगे, क्योंकि हम अनुपात से कंपेयर करें इसको। b1 b2, b1 कितना -3 और b2 कितना बच्चे -1, कट गया, तो ये भी रहा 3/1, माइनस से माइनस कट गया बच्चे। इस बार देखो -3 था और -1 है था, कट गया माइनस से, तो 3/1 ही रहा। c1 c2 देखो बच्चे, c1 कितना है -10 और c2 कितना है 9, तो ये कट नहीं रहा, आपने देखो कोई भी पार्ट से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हमें देख रहा बच्चे a1/a2 b1/b2 ये बराबर है या नहीं, पहले इनको देखते हैं। ये 3/1 है और ये b1/b2 भी कितना 3/1, तो ये बताओ बराबर है या नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा c1/c2, ये दोनों तो 3/1 है, 3/1 है, ये 10/9 है, तो ये बराबर नहीं है। अब बताओ बच्चे, पहले दो बराबर आ गए तो कौन सी कंडीशन फॉलो होगी इसमें, आपको याद? समांतर रेखा है बच्चे, याद रखना, इसको आगे बहुत काम आने वाला है। क्लास नंबर 11th में जब हम पढ़ेंगे सरल रेखा की समीकरण, तो यहाँ पर समांतर रेखा ही होती है बच्चे ये। ठीक है, अगर a1 और a2 और b1 b2 का अनुपात समान आ गया, लेकिन c1 c2 से नहीं आया, तो समांतर रेखाएं तीनों आ गया, संपाती, और पहले ही कट गया प्रतिच्छेदी। तो यहाँ पर पहले दो तो आ गया, लेकिन तीसरे के साथ नहीं बैठा, इसलिए कौन सी बन गई बच्चे? समांतर रेखाएं। क्या इनका कोई हल होगा ना? क्यों? क्योंकि एक दूसरे को काटेगी नहीं, जब तक लाइन काटेंगे नहीं तो उनका कोई हल भी नहीं होगा। इसका मतलब सर जी हम इनको सोल्यूशन ही नहीं कर सकते। हाँ, इन समीकरणों का हम हल ही नहीं निकाल पाएंगे। आपके पास 4 विधि होती है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप कोई सी विधि लगा लेना, ये समीकरण ऐसे है जिनका हम हल नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को काटती नहीं है, यही लॉजिक है। तो बच्चे ये अपना क्वेश्चन हो गया दूसरा। अब तीसरा जो सवाल है जो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है,
इन प्रश्नों में भी हमें बिल्कुल सेम ही है प्रोसेस। क्या है, अच्छा देखना है संगत है असंगत। तो देखो एक बार पढ़ लो, अनुपात की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों में से कौन संगत है या असंगत। अच्छा तो मैंने आपको बता दी थी बच्चे, अगर आपको याद हो कि जो प्रतिच्छेदी रेखा है जिनका सॉल्यूशन होता है, चाहे एक हो या अनेक हो, किन किन का होता है सॉल्यूशन, प्रतिच्छेदी का और किसका, संपाती का। तो वे रेखाएं अपने बोलते हैं संगत, कंसिस्टेंट। और जो जिनका हल ही नहीं होता, जैसे अभी आई कौन सी समांतर रेखा है, उनको क्या बोलते हैं बच्चे, इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत रेखा है। तो बच्चे बिल्कुल प्रश्न तो सेम ही है, बस अपने को करना क्या है, हमें तुलना करके अपने को देखनी है कि प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर है। अगर प्रतिच्छेदी या लास्ट वाली संपाती में से कोई मिली तो हम बोल देंगे कि ये रेखाएं आपस में संगत है। यदि में मिली समांतर रेखाएं तो हम बोलेंगे असंगत है। तो बताओ बच्चे कौन सा प्रश्न इसका आप करना चाहोगे। तो तीसरे का मैं इसमें से सिर्फ 4th पार्ट करता हूँ, सॉरी 5, ये थोड़ा ठीक है बच्चे। तीसरे का 5 पार्ट देख लो एक बार क्या है, जिसमें दिया है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 और क्या सेकंड समीकरण है 2x प्लस के 3y इक्वल टू 12। अब इसको थोड़ा चेंज कर लो बच्चे, जो पहली समीकरण है उसको थोड़ा चेंज करते हैं हम। देखो चेंज कैसे करेंगे, 4/3 थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, अब कर तो ऐसे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आसान बना लेंगे तो आसान रहेगा। कैसे, देखो बच्चे इस पूरी इक्वेशन से 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी में, एक तरीका ये, या दूसरा तरीका क्या है कि इनका एलसीएम ले दो, जिब भी हम जा सकते हैं, आपकी मर्जी कैसे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैं कर रहा हूँ पूरी समीकरण में 3 से गुणा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 को हटाना है। ये कठिन लग रहा है तो देखो बच्चे इसका एलसीएम ले लो 3, तो यहाँ पर तो एलसीएम कोई दिक्कत नहीं, 4x, और यहाँ पर कितने से गुणा होगी 2 से। अगर जिस पे नहीं आता बच्चे एक्स एलसीएम लेना तो देखो दूसरे के नीचे एक रख लेंगे जिसके नीचे कुछ नहीं होता, और फिर क्या करते हैं निचले वालों की आपस में और क्या क्रॉस गुणा, खिंची वाई गुणा। देखो निचलों के आपस में 3 एकम 3, अब एक की गुणा किधर होगी 4x में, तो 4x एकम 4x इधर गुणा करो, बीच में चिन्ह रहेगा जो आएगा 3 दूनी 6y। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं बच्चे, अगर एलसीएम आप लेके कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर एलसीएम आप पे नहीं लेना आ रहा है तो नीचे लोग आपस में गुणा करो और फिर क्या कर दो क्रॉस गुणा, कैंची वाई गुणा। ठीक है बच्चे, चलो अब बताओ क्या होगा आगे। इधर डिवाइड में इसको इधर पूछा दो, कितना आ गया 8 दिया 24। अब ठीक है बच्चे, अब देखो अपनी इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस के b1y प्लस का c बराबर 0। तो इसी फॉर्मेट में इसको लिख लेंगे 6x प्लस का 6y, इसको इधर ले आओ माइनस के 24 बराबर 0। अब मान लो इसको समीकरण नंबर 1, इसको तो सिर्फ थोड़ा ही चेंज करना है। क्या चेंज करना है, 2x प्लस के 3y और 12 को इधर ले आओ तो कहीं का हो जाएगा माइनस का बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। तो इनकी सेम टू सेम वही प्रोसेस आगे। अब क्या, पहली वाली समीकरण को a1x प्लस के b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरी वाली इक्वेशन को a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर 0 से कंपेयरिंग करेंगे या तुलना करने पर। अब बताओ बच्चे a1 का मान कितना है 4, b1 का 6, c1 का -24। इसी प्रकार a2 का बोलो 2, b2 का 3 और c2 का -12। ठीक है बच्चे, अब अनुपात में यही निकाल लेते हैं। ठीक है, लो a1/a2 देखो एक बार कितना आ रहा, a1 कितना 4, a2 कितना 2, तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4 यानी कि 2/1, 2 एकम 2 नीचे भी कटेगा। अब निकाल दो b1/b2, b1 कितना 6 यानी कि 6, b2 3, तो इसको काट दो, देखो 3 कम 3, 3 दूनी 6 यानी कि 2/1। अब काट देख लो c1/c2, c कितना -24 और c2 -12, काटो एक बार, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो ये भी 2/1। देखो a1 a2 भी 2/1 आया, b1 b2 भी 2/1 आया, c1 c2 भी अपना 2/1 आया। तो इसका मतलब तीनों बराबर आ रहे हैं तो सर जी तो c1/c2 और b1/b2 और a1/a2 इससे
इसमें पूरे के तीनों आपस में इक्वल है, तो क्या होंगी ये लाइनें, बता सकता है कोई? समपाती। अब अगर ये समपाती है तो इनका हल है तो ये रेखाएं होंगी संगत रेखाएं। ठीक है बच्चे, कौन सी रेखाएं? संगत रेखाएं। तो इस प्रकार तीसरे पार्ट का जो है, तीसरे प्रश्न का 5वां पार्ट भी पूरा होता है। आगे जो प्रश्न है बच्चे, प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, अब पढ़े उसको। ये भी सेम टू सेम ही प्रश्न है। निम्नलिखित रेखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है, यही बताना है। और आगे भी है थोड़े इसमें भी प्रश्न। यदि संगत है तो ग्राफिया विधि से हल भी ज्ञात करना है। तो बच्चे जो प्रश्न हमने बिल्कुल ऊपर करा है सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, उसको बस थोड़ा सा बढ़ा दिया। बढ़ाने का मतलब पहले तो यही चेक करना है कि संगत है या असंगत है, और यदि संगत है तो उसको ग्राफिया विधि से हल भी ज्ञात करना है। ठीक है बच्चे, अगर संगत है तो उसको ग्राफिया विधि से हल भी ज्ञात। तो बच्चे ये प्रश्न जो है ये भी बिल्कुल आसान से प्रश्न है, ये भी अब मैं आपके लिए SW में छोड़ता हूँ। यदि आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसको फिर आपको सॉल्यूशन देंगे उसका। लेकिन बिल्कुल सिंपल ही सवाल है, बस करना क्या है, पहले तो ये चेक करना है कि संगत है या असंगत है। अगर आपको संगत मिलता है तो उसका हल निकालना है ग्राफिया विधि से। कोई टफ जो इक्वेशन है मैं इसको नहीं देखें, कोई टफ नहीं दिख रही है इसमें से कोई भी, सब सिंपल ही लग रही है, तो आप ट्राई करना। ठीक है बच्चे, तो हम बढ़ते हैं 5वें नंबर के प्रश्न पे। जो कठिन सवाल है में सब होंगे बच्चे, उनकी टेंशन मत लो। ठीक है, चलो तो 5वें नंबर के सवाल पे आ गए हम। 5वां नंबर सवाल पढ़ो एक बार बच्चे, आपके सामने है। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप बोल रखा है 36 मीटर। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं का मतलब उसकी बच्चे लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो देखो बच्चे, 2 चर वाली समीकरण हम पढ़ रहे हैं तो इसको 2 चर में ही हम बना के चलेंगे। चलो, तो आयताकार बाग है, उसकी पहले हम लंबाई मान लेंगे बच्चे। माना आयताकार बाग की लंबाई, लेंथ, तो मान लेते हैं बच्चे x मीटर है, वो अपने पास कितनी है, x मीटर। और आयताकार बाग की क्या चौड़ाई मान लो बच्चे अपने पास कितनी होगी, y मीटर। अब देखो बच्चे, पहली जो कंडीशन है, हमेशा मैंने बोला है कि 2 शर्त तो देगा ही देगा। चलो, तो प्रथम शर्त के हिसाब से क्या कह रहा है बच्चे, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बिल्कुल ऐसा हमने ऊपर कर लिया है कि यदि मैं लंबाई में से चौड़ाई घटा दूं तो कितना आना 4। या इसको पढ़ो कि लंबाई जो है वह चौड़ाई से कितनी अधिक होगी, 4। ये दोनों एक ही इक्वेशन है, बस यहाँ हम पढ़ेंगे लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक होगी, या दूसरे शब्दों में लंबाई में से चौड़ाई घटा के कितना आना 4, क्योंकि वो 4 ज़्यादा है। तो मैं इसको यहीं लिख दूंगा। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त पढ़ो बच्चे। द्वितीय शर्त क्या बोल रहे हैं, द्वितीय शर्त है बच्चे क्या, किसका अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। ओ, अर्ध परिमाप, तो बच्चे मेंसुरेशन का क्वेश्चन थोड़ा फॉर्मूले है, उसको आपको पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप बताओ, है किसी को याद? परिमाप का मतलब उसके चारों ओर जितने भी भुजाएं है उनका योग। तो इसका परिमाप होता है उसके पास 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि ऐसे होता है बच्चे, ये लंबाई, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई, ये भी चौड़ाई। तो लंबाई और प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 तो लंबाई होगी और 2 क्या हो गई, चौड़ाई। इन दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं हम बाहर, तो ये फॉर्मूला बन जाता है आयत के परिमाप का। ये याद हो जाने चाहिए आपको। ये तो बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले हम पढ़ेंगे इनको मेंसुरेशन में। ठीक है, 11वां चैप्टर है लगभग। चलो, तो आयत का परिमाप कितना होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन यहाँ आयत के परिमाप की बात ना करके क्या बोला, आयत का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब आधा, तो बिल्कुल आधा कितना हो जाएगा बच्चे, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। आयत का
अर्ध परिमाप उसके हिसाब से कितना है 36 मीटर, लेकिन अपने हिसाब से कितना होगा आयत का अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी अपनी x और चौड़ाई कितनी y, तो इसका योग कितना 36, ये होगी अपनी समीकरण नंबर 2। अब आपका 50% क्वेश्चन पूरा। अब इसको आपको विमाई ज्ञात करनी। विमाई देखो बच्चे, अगर आप इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं तो आपको यह ग्राफीय विधि से ही हल करनी होगी। यदि आपके पास ये प्रश्न आता है पेपर में, तो पेपर में आप इसको किसी भी विधि से हल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में खुद उसने बताया नहीं। ठीक है बच्चे, तो ये समीकरण 2 होगी। इसके आगे का क्वेश्चन आप खुद करोगे, कैसे, ग्राफीय विधि से। इस समीकरण के बिंदु निकालेंगे, इसके निकालेंगे और दोनों को निर्देशित करके ग्राफ खींच के बता देंगे कि इनका हल ये है, और जो x का मान आएगा, जो y का मान आएगा, वो इसकी लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने जो स्क्रीन पर आ गया है प्रश्न नंबर 6। देखो बच्चे, एक रैखिक समीकरण है 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेद करती हो, अच्छा, नंबर 2 समांतर रेखाएं हो, नंबर 3 समपाती रेखाएं हो। यानी कि हम खुद से लिखेंगे। अच्छा चलो देखो बच्चे, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको एक समीकरण दी है। समीकरण क्या दी है 2x प्लस के 3y माइनस के 8 इक्वल टू 0, और इसके संगत यानी कि दूसरे वाली जो जोड़ी की समीकरण है वे गायब कर दी है, और मैं आपको लिखनी है। फर्स्ट पार्ट में क्या कौन सी लिखनी है, कौन सी लिखनी है, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदी, यानी कि एक ऐसी रेखा लिख के दिखाओ आप जो इसको प्रतिच्छेद करती हो, यानी कि इसके एक प्रतिच्छेद रेखा करनी है। तो बिल्कुल सिंपल बच्चे, नहीं तो एक पूछे हम बहुत सारी लिख देंगे। बहुत सारी कैसे, अभी देखो प्रतिच्छेद में मतलब क्या कंडीशन थी कि a1 a2 का और b1 b2 का अनुपात समान नहीं आना चाहता, तो a1 a2 का देख बच्चे 3x कर दो और यहाँ पर कर दो 5y माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण आपस में प्रतिच्छेदी होगी। क्यों, देखो ये 2/3 आएगा, ये 3/5 आएगा। और लिख सकते हो आप, कितनी सारी लिख सकते हो, यहाँ तो एक ही पूछी है बच्चे, ये लो। बहुत सारे आप लिख सकते हो बच्चे, ऐसे लिख सकते हैं नहीं। देखो इनका इसका अनुपात 1/2, लेकिन इसका 3:1 आएगा, जो कि अनुपात समान नहीं है, इसका मतलब ये भी आपस में प्रतिच्छेदी होगी। सेकंड पार्ट में कोई एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो इसी के इक्वेशन के जो आपको दे रखी है उसके समांतर हो। क्या हो, समांतर रेखा लिखनी। अब ये भी बिल्कुल सिंपल बच्चे, बहुत सारी लिख सकते हो आप, आपको सिर्फ इसमें तो एक ही लिखनी है। चलो, समांतर में क्या आता है, a1 a2 का और b1 b2 का अनुपात समान बने रहता। अब बच्चे इनको लिखने के लिए देखो बच्चे, जो a1 जो x वाले y में किसी भी पूर्णांक से गुणा कर दो, आँख मीच के। मैं 2 से कर दिया तो 2 दूनी 4x और प्लस 2 से इस कर दो 6y। अब इसमें मत करना बच्चे, अगर इसमें भी आपने कर दिया, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ ये उदाहरण, ठीक है। अगर इसमें भी आपने कर दिया तो मैं समपाती में पहुँच जाएगी, लेकिन मुझे लिखनी कौन सी, समांतर। तो देखो इसमें 2 से गुणा कर दिया पहले वाले में, 4x 3 दूनी 6y। तो देखो 1/2 इसका अनुपात, 3 दूनी 6, 1/2 इसका अनुपात। तो ये और C1 C2 संपाती तो अब भी है ये। तो इसमें बच्चे इसको कुछ भी लिख दो, कुछ भी क्या, जो 1/2 का अनुपात ना आए, कुछ भी बोल लो। 10 लिख दो, घर की बात है, देख लो, निकाल लो अनुपात। अगर C1 C2 का निकालूंगा 1/2 नहीं आना चाहिए। ये 4 और 5, 4 5 का आएगा, तो इसका मतलब ये समांतर है। और लिख सकते हो जी, और भी लिख सकते हो। कैसे, 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6x प्लस 3 दिया 9y। अब इसका अनुपात देखो 1/3 और इसका भी 1/3। अब इसका 1/3 नहीं आना चाहिए, इसमें क्या लिख दूँ अपने आप बताओ, 14 लिख दूँ, तो लिख दो सर जी 1/3 नहीं आएगा, तो ये समांतर रेखा का उदाहरण हो। अब आया लास्ट का क्या, समपाती। ये मैं आपको खुद लिख के बतानी है,
ठीक है। इसके बिल्कुल एक समपाती रेखा ही लिखनी है, बस एक ही। मैं लिख सकता हूँ बहुत सारी, सिर्फ आपको कितनी लिखनी है, एक ही। ठीक है बच्चे, तो ये प्रश्न भी लगभग पूरा हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर, जो कि लास्ट प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, और अच्छा प्रश्न है बच्चे, पढ़ो इसको एक बार। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। अच्छा, दो इक्वेशन दी, उनका ग्राफ खींचने के लिए बोल रहा है। आगे भी प्रश्न है, एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, जो एक्स एक्स है और इन रेखाओं के बीच जो त्रिभुज बन रहा उसके शीर्षों के निर्देशांक बताने और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना। अच्छा, छायांकित भी करना, इसका मतलब उसको सजाना भी है। चलो सजाते हैं, कोई बात नहीं बच्चे। तो देखते हैं, दो समीकरण आपको दी है, एक तो है x माइनस के वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1, और एक समीकरण नंबर 2 दी है बच्चे 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। पहली बात तो बच्चे इनको ड्रा करना है, यानी कि खींचना है इनका, कि x इनका ग्राफ बनाना है। और दूसरी बात है, एक बोला है कि इन रेखाओं के बीच और x के बीच एक त्रिभुज बन रहा है, उसको छायांकित भी करना है, उसके निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं बच्चे एक बार, पहले इसके एक बिंदु ढूंढते हैं ग्राफ बनाने के लिए। इसको हम करवाते हैं पूरा x y। x का मान 0 रखो। अगर x का मान आपने 0 रख दिया तो बच्चे बोलो y कितना आएगा। तो ये देखो एक बार यहाँ कर दिया, x का मान 0 रख दिया आपने, तो माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस वाई इसको उधर भेज दो, माइनस का 1 तो कट गया माइनस, तो y का मान आ गया 1, यानी कि इस टाइम y का मान है 1। अब y को 0 कर दो, अगर y 0 कर दिया तो सारा 0 ये उधर जाके माइनस का 1। ठीक है बच्चे, तो ये तो आ गया समीकरण नंबर 1 से। इसका निर्देशांक लिख लेंगे यू बी और ये ए। निर्देशांक हमेशा कैसे लिखते हैं, x, y, तो इसको लिखेंगे 0, 1 और b को लिखेंगे कितना, माइनस 1, 0। ठीक है बच्चे, माइनस के 1, 0। अब इसके निकाल लेते हैं एक बार, काफ़ी अच्छा सवाल है बच्चे। देखो x का मान 0 रख दो एक बार, अगर x का मान 0 रख दिया तो आपको ये डाटा पूरा 0 हो गया। 3 गुना 0 करोगे तो 0 हो जाएगा। 2y माइनस के 12 बराबर 0, और 12 उधर जा लिया, किसका होगा, देखो यहाँ लिख लो 0 प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0। तो 2y उधर जाके 12 और y का मान आ गया 12/2, यानी कि कितना, 6। तो y का मान कितना बच्चे, 6, यानी कि जिस टाइम x का मान 0 उस टाइम y का मान कितना, 6। अब y को 0 करो, अगर y को आपने 0 कर दिया तो ये सारा डाटा 0। अब बनेगा अपने पास 3x प्लस की 0 माइनस के 12 बराबर 0। तो 3x ये उधर जाके प्लस के 12 और x बराबर आएगा 12/3, यानी कितना, 4। ठीक है बच्चे, तो ये बिंदु अपने पास C हो जाएगा और ये हो जाएगा D। C के निर्देशांक हो जाएंगे 0, 6 और D के बोल लो 4, 0। ठीक है बच्चे, अब इनको मैं मिटा देता हूँ, बस मुझे ग्राफ बनाना है, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, मेरे सिर्फ बिंदु की ज़रूरत है और किसी की नहीं, लेकिन आप पूरा करोगे इस प्रश्न को। चलो अब इनको निर्देशित करते हैं बच्चे एक्स एक्सिस में, यानी कि ग्राफ पे। अब ग्राफ पे अगर मैं इनको निर्देशित करूँ तो ये रहा अपना एक्स अक्ष, जिसको एक्स एक्स डैश बोलते हैं, ये रहा वाई एक्स, जिसको वाई डैश बोलते हैं। अच्छा चलो बनाते हैं इसको। इधर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अब देखो अच्छे, बड़ा अच्छा प्रश्न है। पहले इसको बनाते हैं 0, 1। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, x का मान 0, यानी कि x में तो चलना ही नहीं, y का मान है 1, वो भी प्लस का, तो कहाँ पहुँच जाएंगे यहाँ, तो ये रहा अपना a, जिसके निर्देशांक है 0, 1, ये रहा। ठीक है बच्चे, अब भी है माइनस के 1, 0। ओहो, यहाँ से स्टार्ट करो, -1, यानी कि x का मान -1 कहाँ है, ये रहा। अब y का मान 0, यानी कि ऊपर नीचे तो जाना ही नहीं, तो ये हो गया b, जिसके निर्देशांक -1, 0। इन दोनों को मिला दो,
तो ये हो गया पहली रेखा का ग्राफ। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखना, ये यहाँ से जा रहा है। चलो, ये हो गया अपना बी और ये हो गया अपना ए। दूसरी रेखा कहाँ है, वो रहा 0,6, 0,6, इसका मतलब 0 कहाँ है, यहाँ से स्टार्ट करो, x का मान 0 इधर और 6 का मान नहीं, x का तो चलना ही नहीं, y का 6 है प्लस, तो ये रहा अपना C बिंदु जिसके निर्देशांक है 0,6। डी बिंदु देखो 4,0, तो x का मान यहाँ 4,0, इन दोनों को मिला दो, ये अपना D है। ठीक है बच्चे, अब ये तो अपना 4,0 है ही है डी बिंदु। ठीक है बच्चे, सी ये रहा 0,6। अब ये जो त्रिभुज बना किस किस के बीच, ध्यान से देखना बच्चे, पर्सन में खुद बोला है उसने कि इन दोनों रेखाओं के बीच और एक्स एक्स के बीच जो त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित करना। अब ध्यान से देखो, पहली रेखा कौन सी, ये रही, दूसरी ये रही, और एक्स एक्सिस कहाँ रहा, ये रहा। ध्यान से देखना, सिर्फ एक्स एक्सिस। अब इन तीनों रेखाओं से इन दोनों रेखाओं से और एक्स एक्सिस से मिलके एक त्रिभुज बन रहा, बताओ कौन सा, ये वाला। अब इसको छायांकित करना, छायांकित का मतलब आप ग्राफ में इसको सजा लेना, सजाने का मतलब डॉट डॉट भर देना। ठीक है, अब एक पर्सन तो ये था, दूसरा पर्सन एक और शानदार है, वो पर्सन में क्या है कि इसके शीर्ष भी बताने वाले। अब देखो बच्चे, इसके दो शीर्ष कितने होते हैं त्रिभुज के, 3 शीर्ष, जिसे ये एक हीरा एक हीरा एक हीरा। अब 2 शीर्ष तो मेरे पास ज्ञात ही है जो मेरे चित्र से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो तीसरा शीर्ष है वो अपने पास ज्ञात नहीं है, उसको हम निकालेंगे। देखो किससे, पहला शीर्ष जो है ये वाला बी, ये शीर्ष तो पता अपने को कितना है, -1,0। ये वाला बिंदु पता है अपने को, देखो ये शीर्ष होगा ना, एक्स एक्स और इन दो रेखाओं के बीच, ये तो त्रिभुज बन रहा, और इनके तीनों शीर्ष एक हीरा एक हीरा एक हीरा, ये भी पता अपने को, ये भी पता। ये -1,0, ये है 4,0, रहा कौन सा, तीसरे वाला। अब तीसरे वाला शीर्ष बच्चे अगर आप एक्यूरेट ग्राफ में बनाओगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक्स कितना चल रहा और वाई कितना चल रहा, तो उसके निर्देशित आ जाएंगे। यदि आप एक्यूरेट ग्राफ भी नहीं बना रहे तो भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे बच्चे, इन दोनों समीकरण का हल करके, कैसे, जो कि आप आगे सीखोगे प्रतिस्थापन या विलोपन विधि, उन दोनों से इनका हल निकाल सकते हैं हम। तो हल निकालने के बाद जो भी एक्स का और वाई का मान आएगा वो यहाँ इसके निर्देशांक होंगे। तो मैं लिख लेता हूँ, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बोलते हैं बच्चे। एक चैप्टर भी आया अपने पास निर्देशांक चैप्टर का, तो उसमें लिखेंगे हम। चलो, इसके एक शीर्ष के तो हो गए -1,0, -1,0, और एक का हो गया कितना, 4,0, और तीसरा ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। कैसे निकालेंगे मैंने 2 तरीके से बता दिया। यदि आप ग्राफ में बनाओगे एक्यूरेट तो यहाँ से देखेंगे एक्स कितना जा रहा और वाई ऊपर कितना जा रहा, तो वह तीसरे बिंदु का होगा। और यदि आप एक्यूरेट नहीं बना रहे ग्राफ में तो आप इन दोनों समीकरण का हल करके जो इसके आंसर आएंगे उन्हीं को हम लिख देंगे तीसरे बिंदु के शीर्ष के निर्देशांक। आशा करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आप नहीं आए अच्छे से तो एक बार फिर आप इसको रिकैप करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, पीछे से अच्छे से नोट्स बनाओ, इसको एक बार फिर से देखें, और आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो अपनी पढ़ाई में। ठीक है, धन्यवाद।